नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारी बेसिकली चार टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती हैं। रिसर्च प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है? हमारी चार टाइप की होती है। बीपीसीसी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम, बीपीसीसी 105 का। ठीक है, इसमें आज का जो हमारा पार्ट है, बेसिकली वो पार्ट नंबर कितना है हमारा? थर्ड है। बीपीसीसी सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, उसका पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 3 है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारी चार टाइप की बेसिक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट आपका है यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम। यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल होगा। व्हेन द प्रॉब्लम आर फॉर्मुलेटेड टू डील विद ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो डील करेगी। After certain assumptions are followed, the researcher focus her or his work only on that independent variable, not on any other variable. जो हमारा फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? बेसिकली हमारा फोकस होता है ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम। ठीक है, after undergoing analysis, the formulated hypothesis is either accepted or rejected. और यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो किस वजह से होती है, किस लिए होती है? कि जो हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके, वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है, देन आपकी आती है बाय वेरिएबल प्रॉब्लम। बाय वेरिएबल मतलब जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, वेयर द हाइपोथेसिस implies inferences two distinct independent variables responsible for the existence of the problem are called the bivariable problem. At the same time, on these two variables, the researcher has to focus his or her attention. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं? फर्स्ट वाली कंडीशन में यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम थी, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ क्या थी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि वाटर का प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट की हाइट पे या प्लांट की ग्रोथ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बाई वेरिएबल प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं बोलूँ वाटर का प्लस में सॉइल का, वाटर एंड सॉइल का प्लांट की हाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वाटर हो गया, एक हो गया सॉइल। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए। अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली आपका मल्टी वेरिएबल्स। मल्टी वेरिएबल्स में क्या आ जाएगी? जब वहां पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। मल्टी वेरिएबल्स में वेयर मोर देन टू वेरिएबल्स आर सीन इन हाइपोथेसिस। ठीक है, जब वहां पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं वाटर का, सॉइल का, थर्ड सनलाइट का, दो से ज्यादा वेरिएबल हो गए। सनलाइट का प्लांट की हाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं सनलाइट का, या फिर टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, या फिर हाइजीन का। ठीक है, इन सब का प्लांट की हाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये मल्टी वेरिएबल्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होता है। मोर देन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और हमें सारे फैक्टर्स को केयरफुली अटेंशन पे करनी होती है। ठीक है, अब एक फोर्थ वन आपका आता है अपोनेंट वेरिएबल्स प्रॉब्लम। अपोनेंट्स वेरिएबल प्रॉब्लम क्या कहती है? वेयर देयर इज ए क्वेश्चन बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पे क्वेश्चन किस चीज का आता है? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अपोनेंट वेरिएबल। इसको कैसे समझेंगे हम लोग? कि जहां पे हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने देखा कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है, लेकिन किस वजह से बढ़ रही है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं आपके, उसको देखना। ऐसी प्रॉब्लम क्या कहलाएगी? अपोनेंट वेरिएबल प्रॉब्लम। मतलब मुझे पता नहीं है बेसिकली, प्लांट की हाइट तो मुझे दिख रही है कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है, ये मुझे पता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता मुझे कौन सा है। तो मुझे फाइंड आउट करने हैं दो या दो से वेरिएबल जितने भी हैं, वो सारे फाइंड आउट करने हैं कि किस चीज की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ रही है। दैट इज अपोनेंट वेरिएबल प्रॉब्लम। जहां पे पता होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, वो अपोनेंट प्रॉब्लम नहीं होती।
जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो किस वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से होता है या एनवायरनमेंट की वजह से होता है? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है, क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है। और इस ये सबसे कॉमन है, क्लिनिकल सेटिंग में सबसे ज्यादा देखने वाला डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, आपको डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, और आपका जो माइंड होता है प्रॉपर तरीके से, मतलब कि जो लॉजिकल थिंकिंग की पावर होती है वो कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ की प्रॉब्लम, कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाते, हेलुसिनेशन, चीजें सुनाई या दिखाई देती है, ये सारे सिम्टम्स इसके होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। ये क्लिनिकल डिसऑर्डर सबसे कॉमन है। अब ये बोला गया कि स्किज़ोफ्रेनिया किस वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी मतलब जेनेटिकली, कि आपके पेरेंट्स को था, आपके अंदर आ गया, या फिजिकली मतलब कि डीएनए के थ्रू, या जेनेटिक्स आ गया, ठीक है। एनवायरनमेंट, कि आप लर्न करते हो इसको आपके एनवायरनमेंट की वजह से, कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, आपने लर्न कर लिया, आपकी पर्सनैलिटी उस वजह से आया। तो क्या रीजन है यहाँ पे? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये काफी सारे आपके हो सकते हैं, हेरिडिटी के अंदर भी काफी सारे हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता लगाना है कि किस वजह से हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट हम इसके अंदर अगर हम बात करें, ये हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हम कर चुके हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हाइपोथेसिस हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। एक बार थोड़ा सा हम इसको रीड आउट भी करेंगे। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपोथेसिस बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन भी दी हुई है हमें। हाइपोथेसिस रेफर टू ए टेंटेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस हमें एक सॉल्यूशन दे देती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन, जो कि हम अज्यूम कर सकते हैं एक प्रॉब्लम का, जिसपे हम रिसर्च करेंगे। हम वैसे बेसिकली मान के चलते हैं कि हाँ, इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप दिखाए या टेंटेटिव सॉल्यूशन दिखाए एक प्रॉब्लम का। जैसे कि मान लो कि मैं जैसे बोलती हूँ आपको कि कॉफी की वजह से, कॉफी पीने की वजह से आपकी नींद कम हो जाती है, स्लीप आपकी कम हो जाती है। तो ये एक मैंने नॉर्मली एक स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है, जिसपे हम रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, पता लगा सकते हैं कि कॉफी पीने से सच में नींद कम होती है या नहीं होती। तो मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम आई कि का नींद पे क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने ये मान के चल रही हूँ कि कॉफी का स्लीप पे नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, कि जितनी ज्यादा हम कॉफी पियेंगे उतनी हमारी कम नींद आएगी हमें, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो ये मेरी हाइपोथेसिस क्या होगी, कॉफी और स्लीप के बीच में एक रिलेशनशिप दिखा रही है, जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, ये मैं एज्यूम करती हूँ एडवांस में रिसर्च करने से पहले, और इस पे मैं रिसर्च करके पता लगाती हूँ कि हाँ ये सच होगा या गलत होगा। ठीक है, एक्सेप्ट होगी ये हाइपोथेसिस मेरी या रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है बेसिकली मेरी प्रॉब्लम का। ठीक है, ये क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर जो चलेंगे, ये हमारी बात हो गई हाइपोथेसिस की। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस पता चल गया, हाइपोथेसिस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है एक प्रॉब्लम का। ठीक है, और इसको हम एज्यूम करके चलते हैं एडवांस में, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही एडवांस में हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, रिसर्चर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। रिसर्च से पहले ही हम इसको एज्यूम करके चलते हैं, और आफ्टर टेस्टिंग क्या हो जाता है, हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, इफ द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही था, जो हमने एज्यूम की थी जो स्टेटमेंट वो ठीक थी। ठीक है, अगर रिजेक्ट होती है मतलब ठीक नहीं थी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास सोर्स है जहां से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो मेजर सोर्सेस है कल्चर। हम अपने कल्चर के अंदर रहते हैं, कल्चर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं, है ना। हमें पता होता है कि जैसे बिलीफ होते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हमें पता भी चलती हैं कल्चर में रहते हुए। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं अगर मैं, तो हरियाणा के लोग बेसिकली क्या करते हैं, खेती बहुत ज्यादा करते हैं हरियाणा में बेसिकली।
आप नॉर्मली देखोगे हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा खेती करते हैं। तो हरियाणा या पंजाब के लोग किसान होते हैं जनरली। वहां पे आप देखोगे कि उन लोगों को है ना फसल की बहुत अच्छी जानकारी होगी। जितनी भी ये फसल होती है, जितनी भी चीजें वो बोते हैं, अपने अनाज लगाते हैं, उनकी अनाज की या फसल की उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है, जो फसल होती है, फसलें होती हैं, उनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो बेसिकली अगर फसल पे कोई हाइपोथेसिस बनानी है या फिर खेती से रिलेटेड कोई रिसर्च करना वो लोग चाहते हैं, तो वो पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर हम ये वाली प्लानिंग करेंगे तो इस तरीके से ये वाली फसल अच्छी उगाई जा सकती है। एक प्लानिंग वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कल्चर से ही तो आया हरियाणा की कल्चर में, क्योंकि था खेती उगाना, इसलिए उनको नॉलेज थी कि हाँ, इस तरीके से हम खेती अच्छी कर सकते हैं, या इस सीजन में हम ये वाली फसल उगा सकते हैं। वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो कल्चर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि जो बेसिकली इस कल्चर में पैदा हुआ है जहाँ पे मछुआरे ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली उनको मत्स्य पालन बहुत अच्छा आता है। तो अगर फिश की जानकारी से रिलेटेड कोई रिसर्च होगी, या फिर और कोई रिसर्च होगी जहाँ पे भी मतलब पानी से रिलेटेड या फिश से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि उनको फिश की नॉलेज बहुत होती है। हम लोगों को उतनी नहीं होगी। अगर हम हरियाणा वगैरह साइड से हैं तो हम लोगों को उतनी नहीं होगी, उन लोगों को ज्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे मत्स्य पालन होता है, मछुआरे ज्यादा रहते हैं, उनको उसकी नॉलेज ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये कल्चर से हम काफी सारी चीजें सीखते हैं, हाइपोथेसिस बनाना भी सीखते हैं। सबका अलग अलग कल्चर होता है। अपने अपने कल्चर्स में हमें जो ट्रेडिशन होते हैं, जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है रिसर्च पर्सनल एक्सपीरियंस। ये हमने कल्चर की बात कर ली है, जहाँ पे हम फैमिली के स्ट्रक्चर से, ट्रेडिशन से, रीजन से, एजुकेशन सिस्टम से, या उनकी जो हैबिट्स हैं उनसे हम काफी सारी चीजें सीखते थे, जिसके बेस पे हम रिसर्च कर सकते थे। देन होता है रिसर्चर की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, कि हर एक पर्सन का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है सबका अलग अलग। और उसके बिहाफ पे वो बेसिकली कुछ नॉलेज अर्न करते हैं, कुछ नॉलेज उनकी बढ़ती है। एक्सपीरियंस लाइफ में होते हैं, स्ट्रगल से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, पढ़ाई से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग सीखते रहते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमारी लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं, जहाँ पे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे कि किसी का ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप से कुछ ना कुछ उसने सीखा, मूव ऑन करना सीखे, कैसे हैंडल की जाती है बाकी रिलेशनशिप। किसी का डिवोर्स होता है तो वहां से सीखता है कि हाँ, किस किस केसेस में डिवोर्स हो सकता है, या फिर मुझे अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस हम उसके बेस पे बना लेते हैं। एक बच्चे को अगर हम पालते हैं तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता है एक बच्चे के लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। ठीक है। तो वहां से हम हाइपोथेसिस बनाना सीख सकते हैं, हमारी नॉलेज वहां से बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट आपका हो सकता है थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाना सीख सकते हैं। थिंकिंग की हम सोच सकते हैं कि कौन सी चीज बेस्ट है, किस तरीके से हम कोई काम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, या इमेजिनेशन करके, या सोच के, उसके विचार में सोच विचार करके, या क्रिएटिविटी का यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस हम उससे भी बना सकते हैं। ये सोच समझ के कुछ आइडियाज होते हैं, पर्सनल आइडियाज होते हैं, रीजनिंग एबिलिटीज का यूज करके अपनी दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के, ठीक है, हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस। साइंटिफिक थ्योरी के बेस पे भी कर सकते हैं, कि पहले कोई ऐसी थ्योरीज बनी हुई हैं, ठीक है, उनको देख के हम देख सीख सकते हैं बेसिकली। All the details relating to the problem can be clarified by theory. A main source of hypothesis formulation is the scientific theory. कुछ scientific theory होती हैं जो रिसर्चरों ने बनाई हैं, यूज की हैं। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया दे जाती है कि हाँ, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है। उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, जो फैक्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करते हैं प्रीवियस रिसर्चेस के बेस पे, कि पहले जो हाइपोथेसिस बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बेस पे भी उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उनके बेस पे नई हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। जैसे पुरानी कोई हाइपोथेसिस बनी हुई है कि कॉफी पीने से नींद कम आती है, तो उसके बेस पे हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, ऐसे मतलब बनी हुई है, तो मैं बेसिकली इसको टेस्ट करूंगी। तो मैं बेसिकली उसको आगे टेस्ट कर सकती हूँ, उसके रिजल्ट को मैं चेक कर सकती हूँ कि हाँ, ये रेप्लिकेबल है या नहीं है, वो भी चेक कर सकती हूँ। ठीक है। प्रीवियस नॉलेज के बेस पे भी हम लोग नई चीजें कर सकते हैं। या फिर मुझे ये देखना है कि कैफीन प्रोडक्ट्स का क्या असर पड़ता है। ठीक है। कैफीन प्रोडक्ट्स का नींद पे क्या असर पड़ता है। तो वहां पे जैसे कि एक जगह मैंने पढ़ा कि कॉफी पीने से नींद कम आती है, पहले कोई रिसर्च हुई है कि कॉफी पीने से नींद पे
उल्टा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव रिलेशनशिप इन दोनों की। तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि अगर मैं कैफीन पे रिसर्च करूँ तो शायद अगर कॉफी में भी कैफीन होता तो कैफीन का भी हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो कैफीन प्रोडक्ट में ले सकती हूँ, कोई भी जैसे टी ले लिया, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि अगर कॉफी से नेगेटिव रिलेशनशिप है तो टी से भी शायद नेगेटिव होगा। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जितना ज्यादा हम चाय पियेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्लीप कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक मैंने आइडिया ले लिया वहां से। तो प्रीवियस रिसर्चेस के बेस पे भी हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी हम कर सकते हैं कि हमने बेसिकली किसी इशू को ऑब्जर्व किया है बहुत ध्यान से और हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने नॉर्मली देखा है कि हाँ, जिनका आईक्यू लेवल कम होगा, आईक्यू लेवल जिनका कम होगा वो जनरली क्लास में कम मार्क्स आएंगे, क्लास में कम मार्क्स आएंगे, लेस मार्क्स आएंगे। ठीक है, कम मार्क्स आएंगे। नॉर्मली ऐसी कुछ हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे नॉर्मली हमने ऐसा देखा है तो हमने एक मतलब कि हाइपोथेसिस बना दी। या फिर हम नॉर्मली बना सकते हैं जो लिरिक्स राइटर होते हैं, जो लिरिक्स लिखते हैं उनका लैंग्वेज पे या उनका लिंग्विस्टिक लेवल अच्छा होता है, ये हम बना सकते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा था, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों को हमने ऑब्जर्व किया और हमें लगा कि हाँ, इनका लिंग्विस्टिक लेवल अच्छा है और ये लिरिक्स राइटर भी है, तो हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। बेसिकली आपकी दो टाइप की हाइपोथेसिस होती हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस यहाँ पे अलग अलग चीजों के बेस पे दी गई हैं। फर्स्ट हम चलते हैं नल हाइपोथेसिस के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो हम सपोज करके चलते हैं एडवांस में किसी भी रिसर्च करने से पहले कि हाँ, ये वाली चीज होती है, दो वेरिएबल्स के बीच में पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस पे अगर हम जाएंगे तो नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से दिखाते हैं। ठीक है, एच नोट से हम इसको शो करते हैं। सिंबल क्या है हमारा, बेसिकली एच नोट। ठीक है, और इसको हम नल हाइपोथेसिस को बेसिकली एच जीरो से दिखाएंगे, एच नॉट भी हम इसको बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये दिखाती है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में या मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। ये दिखाती है हमारी नल हाइपोथेसिस कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जीरो रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हम बोले तो नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज जीरो रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, कि दो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जीरो रिलेशनशिप है, उनके बीच में कुछ भी हमारा रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्किज़ोफ्रेनिक नॉर्मल डू नॉट डिफर विद रिस्पेक्ट टू डिजिट स्पैन मेमोरी। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस और हाइट, ये इंटेलिजेंट का हाइट से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड एक और एग्जांपल है, एड्रेनलिन हार्मोन हैज नो इफेक्ट ऑन एबिलिटी टू कॉपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्ट्रेस से कॉप करने मतलब कि कॉप अप करने का, स्ट्रेस खुद से डील करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन का कोई मतलब कि अफेक्ट नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है एड्रेनलिन हार्मोन का बेसिकली कॉपिंग ऑफ स्ट्रेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर ये हार्मोन बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रेस से डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। The null hypothesis is an important component of decision-making method of inferential statistics. If the difference between the inferential statistic के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आपकी एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फ्रेंशियल, दो टाइप की स्टैटिस्टिक होती है, ये भी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इससे आप बेसिकली यही इतना ही कर सकते हो, इतना काफी है आपके लिए इसमें। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस दिखाती है बेसिकली हमारा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन दो दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल वन वेरिएबल टू, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिखाती है। एक हमारी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, H1 से या फिर HA से। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, H1 या HA, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। ये बिल्कुल उलट होती है बेसिकली आपकी नल हाइपोथेसिस से। ये आपकी बोलती है कि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप लाई करती है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप लाई करती है। आपकी दो वेरिएबल है, वेरिएबल वन वेरिएबल टू।
चाहे कॉपी और स्लिप है, चाहे कुछ और आप भी लगा सकते हो, प्लांट की हाइट या अबाउट भी लगा सकते हो, दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होती है, ये आपकी बोलती है अल्टरनेटिव, ए फॉर अल्टरनेटिव, या H1 भी बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो इसको। तो ये आपकी क्या बोलती है कि दो वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देन आपकी होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, भी होती है आपकी। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक ही डायरेक्शन में बात करती है, जैसे कि they can mean that a specific result is intellectually dedicated by researcher. They specify the expected direction of the relationship between variables, not only the presence of relationship, but also its nature is predicted by the researcher. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बात करती है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाती। ये बेसिकली बात करते हैं क्योंकि दे स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके की रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बारे में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बात करती है। एक होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये क्या बात करती है? It is used when there is little or no theory or when findings of previous study are contradictory. ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता नहीं होती है कि इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम बेसिकली प्रीवियस स्टडीज के बेस पे हम कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये होती है नॉन डायरेक्शन। आपकी जो जरूरी है वो है बेसिकली नल एंड अल्टरनेटिव। ठीक है, बाकी चारों इसमें जरूरी है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? जो एक से दूसरे वेरिएबल से लिंक होती है। जैसे इन दिस टाइप द रिसर्च प्रपोजेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वंस वन वेरिएबल चेंजेस द अपोजिट वेरिएबल्स आल्सो चेंजेस, बट दीस हाइपोथेसिस डू नॉट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये दिखाते हैं ये हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पे ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखा रही है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे प्रभाव डालता है, ये नहीं दिखा रही यहाँ पे। ये क्या दिखा रही है? एसोसिएटिव हाइपोथेसिस दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर एक की कीमत बढ़ रही है, एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कॉफी का बढ़ेगा तो टी का भी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? एक रीजन, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, कैसे होता था? कॉफी की मात्रा बढ़ जाती है, कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कॉफी की जगह टी पीना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, टी की लोग डिमांड ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी नहीं खरीद सकते, टी की अब खरीदना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे टी की मात्रा भी ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दी तो प्राइस बढ़ गया। ठीक है, एसोसिएटिव होती है कि एक दूसरे से लिंक होती है, एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या बताती है? जहाँ ये डिस्क्राइब करती हैं बेसिकली रिलेशनशिप को बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप ऐसे ही मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करोगी और इसको वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करोगी। तो आई विल प्रॉमिस यू, मैं नई नई वीडियोस आपके साथ लाती रहूंगी ऐसे ही। बट अगर आप इनको नहीं मतलब कि लाइक करते, नहीं शेयर करते, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। और अगर आप इसको लाइक और शेयर करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड होती हूँ और मैं जल्दी जल्दी नई नई वीडियोस बनाती हूँ। तो जल्दी जल्दी काफी सारी व्यूज दो और काफी अच्छे अच्छे मतलब कमेंट्स लिखो, अच्छे अच्छे से शेयर करो। अच्छे से जितना ज्यादा शेयर होगी उतनी ही जल्दी हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की। धन्यवाद, सत श्री अकाल।